नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अपनी पसंदीदा लेखक नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी मगर सांवली सी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अरे भाई, मैं तो तैयार हो गया हूँ, टाइम भी हो रहा है। लंच का डिब्बा तो दे दो। पापा ने चश्मा पहनते हुए मम्मी से कहा। सामने भी तो देखा कीजिए, मेज पर लंच बॉक्स रखा है। मम्मी ने रसोई से कहा। कहाँ है? पापा लंच बॉक्स की ओर देख रहे थे, फिर भी मम्मी से कह रहे थे। मम्मी रसोई से आईं और सामने पड़े लंच बॉक्स को पापा के थैले में रख दिया। पापा मुस्कुरा दिए। ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं, रसेदार सब्जी है, लंच बॉक्स रखते हुए मम्मी ने कहा। ठीक है, कहते हुए पापा बाहर निकले और बरामदे में खड़ी अपनी एक्टिवा से कार्यालय के लिए निकल पड़े। मम्मी बाहर आकर उन्हें जाते हुए देखती रहीं। भाई कॉलेज जाने के लिए तैयार तथा मैं कोचिंग। मम्मी पापा का ये लंच वाला दृश्य मैं और भाई प्रतिदिन देखते और मुस्कुराते। पापा प्रतिदिन ऐसे ही करते। जब तक मम्मी अपने हाथों से पापा का लंच न रख देती, तब तक पापा को लंच बॉक्स नहीं दिखता। पापा 56 वर्ष के हो गए हैं, वृद्धावस्था के समीप हैं पापा। घर गृहस्थी के मामले में पापा पूरी तरह मम्मी पर आश्रित हैं। मम्मी की उम्र भी हो गई है। मम्मी बताती हैं कि वे विवाह करके आने के पश्चात बहुत कम, जिसमें विवाह या किसी दुख भरे अवसर पर ही मायके गई होंगी। वे विवाह करके पापा के घर आने के पश्चात पूरी तरह घर गृहस्थी व बच्चों में रम गईं। वे बताती हैं कि जब भी वे किसी त्योहार में बच्चों को लेकर जाने की बात करती, पापा कहते कि वहाँ बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, तुम भी कमज़ोर दिखने लगती हो। जब मैं चलूँगा तब तुम सब मेरे साथ चलना। आप कब चलेंगे पापा? हम पापा से पूछते। चलेंगे चलेंगे बेटा, जब मेरा अवकाश होगा तब तुम सबको लेकर चलेंगे। पापा की बात सुनकर हम अपने कमरे में चले जाते। मम्मी चुप हो जाती। पापा का अवकाश वाला दिन कभी नहीं आता। अब पापा मम्मी की चर्चा के केंद्र में मैं रहती। मेरी शिक्षा पूरी हो गई थी और मैं किसी नौकरी में लगने के लिए कोचिंग कर रही थी। बिटिया की नौकरी लगती रहेगी, वैसे भी इतनी शीघ्र नौकरी नहीं मिलती। क्यों ना हम इसके विवाह के बारे में विचार करें? मम्मी पापा से कह रही थी, जिसे भाई ने सुना और मुझे बताया। तो क्या करूं, तू बड़ा खुश हो रहा है? मैंने भाई से कहा। शादी तुम्हारी होगी तो मैं क्यों खुश होऊंगा, कहकर भाई दूसरे रूम में चला गया। भाई की बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। पापा जब भी कार्यालय जाते हैं तब वही लंच का डिब्बा न मिलने वाली बात करते हैं। मम्मी आकर लंच का डिब्बा उन्हें उठाकर दे देती हैं। ऐसा नहीं कि हम और भाई नहीं समझते कि पापा जानबूझकर ऐसा करते हैं। वे मम्मी के हाथ से हमेशा लंच लेकर जाते हैं। मीनाक्षी बेटा, यहाँ आओ। एक दिन रविवार को मम्मी ने मुझे बुलाया। मम्मी पापा दोनों आंगन में बैठे थे। मैं वहाँ गई। बेटा, पापा चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कर हम अपने एक बड़े उत्तरदायित्व को पूरा कर लें। जब तक कोई अच्छा लड़का न मिल जाएगा, तुम अपनी कोचिंग और नौकरी के फॉर्म भरती रहो, मम्मी ने कहा। हाँ बेटा, हम ये सब तब करेंगे जब तुम हमारी बात से सहमत होगी, किंतु मना न करना, पापा ने कहा। सब कुछ मुझ पर डालकर मेरे मम्मी पापा मेरा विवाह करना चाहते थे। मैं जानती हूँ कि विवाह की मेरी उम्र हो गई है। मेरे साथ की कई लड़कियों का विवाह हो गया है, कई तो माँ भी बन चुकी हैं। मेरी इच्छा है कि मैं विवाह से पूर्व किसी नौकरी में लग जाती तो अच्छा रहता। आत्मनिर्भरता को मैं अपने लिए अनिवार्य मानती थी, किंतु मेरी उम्र भी विवाह योग्य हो चुकी थी। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं दुविधा में आ गई। मेरे दुविधा में आने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि मेरा रंग दबा हुआ था। मैंने अपने आसपास नाते रिश्तेदारों व समाज में गोरे रंग के प्रति लोगों का आकर्षण देखा है। जैसे कि गोरे रंग की लड़कियां विवाह के लिए शीघ्र पसंद कर ली जाती हैं। रंग के सामने शिक्षा और योग्यता कोई नहीं देखता। मैं अपनी इस कमी को अपनी योग्यता से ढकना चाहती हूँ। नौकरियों के कुछ फॉर्म भरे हैं मैंने। प्रशासनिक सेवा वाली नौकरियों के लिए कोचिंग भी कर रही हूँ। मम्मी के घर में रहते हुए मुझे सांवलेपन की कोई अनुभूति नहीं होती, किंतु बाहर कॉलेज में मैंने अपनी मित्रों के मुख से सुना है कि फलां लड़की सुंदर थी, गोरी थी, लड़के वाले देखने आए थे तो तुरंत उसे पसंद कर लिया। मैं सुनती और सोचती कि क्या गौर वर्ण ही किसी लड़की की योग्यता है। मैं इस धारणा को तोड़ना चाहती हूँ। यही कारण है कि मम्मी पापा से थोड़ा समय मांग रही हूँ। कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, उनके परिणाम आने हैं, कुछ की वैकेंसी आने वाली है जिसकी तैयारी कर रही हूँ। मम्मी थोड़ा समय दे दीजिए,
कुछ परीक्षाओं के परिणाम आने हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ परीक्षाएं भी हैं अगले माह, बस इन्हें ही दे दूं, फिर आप लोग जैसा चाहें करें। मैंने मम्मी पापा से कहा। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, समय का भी ध्यान रखना, पापा ने कहा। जी पापा, कहकर मैं अपने कमरे में जाकर किताबों से जूझने लगी। बगल में लैपटॉप भी खोल कर रख लिया था। मैं लैपटॉप पर अपना सब्जेक्ट खोलकर देखती जा रही थी तथा सोचती जा रही थी कि लड़के वाले मुझे देखने आएं और घर जाकर फ़ोन से मना कर दें तो मेरे माता पिता पर क्या बीतेगी, उन्हें कितनी निराशा होगी। मैं उन्हें इस निराशा में नहीं डालना चाहती थी। अपनी पढ़ी लिखी बेटी के विवाह का जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में सजा रखा है, वो तो पहली बार में ही लड़के वालों के मना करने पर धूमिल हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती थी, साथ ही ये भी कि जो लड़का मुझे पसंद करने आए तो मैं भी उस लड़के को जो मुझे ठीक न लगे उसको मना कर सकूं। इसके लिए मुझे यह सब करने के लिए योग्य तो होना होगा। अगले सप्ताह मेरे एक प्रशासनिक परीक्षा की तिथि आ गई। मैं उसकी तैयारियों में लगी थी। वो तिथि आ गई। मैं परीक्षा देने गई। पेपर अच्छा हुआ था। आशा की एक किरण का मध्यम सा प्रकाश मेरे सामने फैल रहा था। अगले रविवार को इसी परीक्षा का दूसरा चरण होना था। इसमें वही जाएंगे जो पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, जिसका परिणाम दूसरे दिन आ जाना था। परिणाम आते ही मैंने अपने मोबाइल में अपना क्रमांक देखा तो खुशी से पापा के पास दौड़ती हुई गई। मैंने अपना क्रमांक पापा को दिखाया। पापा के चेहरे पर आई खुशी मुझसे छुपी न रह सकी। मैंने वो दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अब आई साक्षात्कार की तिथि व समय। मेरे अंदर अपने सांवलेपन को लेकर एक संशय की स्थिति जो बहुधा बनी रहती थी, वो शनय शनय न जाने कहाँ गुम होती जा रही थी। फिर भी संशय का बड़ा हिस्सा शेष था। साक्षात्कार में आकर्षक दिखने के लिए मैंने अच्छी पोशाक तो बनवा ली, किंतु अपना रंग कैसे बदल सकती थी। मम्मी कहती थी कि चेहरे पर आत्मविश्वास रहना चाहिए, पोशाक और मेकअप कोई मायने नहीं रखता। मम्मी ने कभी कोई इस तरह की परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी उनकी बात सही थी। मैंने मम्मी की बात से सीख लेते हुए भरपूर आत्मविश्वास चेहरे पर लाते हुए साक्षात्कार देने चली गई। अपने सांवले रंग को लेकर मेरे मन में जो हीन भावना घर कर गई थी, वो न जाने कहाँ चली गई। वहाँ मेरी शिक्षा, मेरी योग्यता और मेरी पद पर कार्य करने की क्षमता आंकी गई, जिसमें मैं कदाचित खरी उतरी थी। मात्र 2 सप्ताह पश्चात मेरे उस साक्षात्कार का परिणाम आ गया, साथ ही एक नौकरी की ज्वाइनिंग का पत्र भी, जिसमें मुझे शीघ्र मेरे होने वाले कार्यालय में जाकर नौकरी ज्वाइन करनी थी। मैंने ये बात मम्मी पापा को बताई। प्रशासनिक पद पर मेरी नौकरी लग जाने की खुशी उनके चेहरे पर मुस्कान के रूप में खिल रही थी। अब तुम्हें बेटा कल ही नौकरी ज्वाइन करने के लिए चलना होगा। कल का मैं अवकाश ले रहा हूँ। जा तू भी अपनी तैयारी कर ले, सारे पेपर्स वगैरह फाइल बनाकर रख ले, कब क्या मांग बैठे, पापा ने मुझसे कहा। पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। अब मैं पापा को क्या बताती कि साक्षात्कार के समय ही सारे पेपर्स पहले से उन्होंने अपने पास जमा करा लिए थे। पापा की इच्छा थी, अतः मैं पापा के साथ नौकरी ज्वाइन करने गई। यूँ तो मैं अकेले भी नौकरी ज्वाइन करने जा सकती थी, किंतु पापा को ऐसा लगा कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ उन्हें जाना चाहिए। मैंने भी उनकी इच्छा का मान रखा। अब मैं दूसरे शहर में जाऊँगी नौकरी के लिए। नौकरी पर तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मम्मी पापा और भाई तीनों का अपना अपना उत्तरदायित्व है जो इसी घर से पूरा करना है। भाई की शिक्षा, पापा की नौकरी और उन दोनों की देखभाल मम्मी का उत्तरदायित्व है। मुझे स्वयं को अकेले रहने के लिए अभ्यस्त करना पड़ेगा। मम्मी पापा के सहयोग से दूर शहर में मैं उच्च अधिकारी के पद पर कार्य करने लगी। मम्मी पापा मुझे देखने आते रहते। वे मुझे अबला लड़की समझकर आते रहते। दूसरे महीने मुझे एक सरकारी आवास और ड्राइवर के साथ गाड़ी, घरेलू काम के लिए एक सहयोगी मिल गया। इसके पश्चात जब मम्मी पापा आए तो ये सब देखकर इतने खुश हुए कि मैं उनकी खुशी का अनुमान नहीं लगा पा रही थी। बेटा अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। सुख सुविधाओं से युक्त इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, अब विवाह कर लो, मम्मी ने कहा। ठीक है मम्मी, आप लोग घर वर ढूंढिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने मम्मी से कहा। मम्मी पापा मेरे घर 2 दिन रहे। इससे अधिक वो मेरे पास रुक नहीं पाते, क्योंकि भाई घर में अकेले रहता और उसकी शिक्षा प्रभावित होती थी। 2-3 माह व्यतीत हो गए। मेरे विवाह के बारे में मम्मी पापा द्वारा कोई चर्चा नहीं हुई। 2 दिनों के अवकाश में मैं मम्मी के घर गई।
मम्मी सबके साथ ड्राइवर व मेरे सुरक्षाकर्मी का भोजन बनाने लगी। मुझे मम्मी की उम्र देखकर अच्छा नहीं लगा कि इस उम्र में वे इतना काम करें। मम्मी, काम वाली को कुछ पैसे बढ़ाकर दे देती और सबका भोजन बनवा लेती। 2 दिनों की बात है, मैंने मम्मी से कहा। ध्यान ही नहीं आया बेटा, मैंने कहा ही नहीं, पैसे मिलते तो काम वो कर ही देती, मम्मी ने कहा। ठीक है, अब तो वो चली गई, मैं ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी को कुछ पैसे दे रही हूँ। वे इस समय होटल में जाकर भोजन कर लेंगे, किंतु शाम के लिए और कल के लिए उसे फ़ोन करके भोजन बनाने को कह देना, मैंने मम्मी से कहा। मम्मी, अब से भोजन बनाने और घर के अन्य बड़े काम के लिए काम वाली से बात कर लीजिए। छोटे मोटे कार्य आप कर लिया कीजिए, किंतु घर के सारे काम, अब आपको घर के सारे काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने मम्मी से कहा। कदाचित पैसे के कारण मम्मी भोजन बनाने वाली नहीं रख रही थी, उसे फ़ोन भी नहीं कर रही थी। मैंने मम्मी के काम वाली का नंबर लेकर शाम का भोजन बनाने की बात भी तय कर ली। साथ ही अगले दिन से पूरे घर का दोनों समय का भोजन बनाने के लिए पैसे और समय तय कर दिए। ठीक है दीदी, हम घर के जो काम करते हैं वो सब करने के साथ ही दोनों समय भोजन भी बना देंगे, काम वाली ने कहा। माँ के घर 2 दिनों तक रहने के पश्चात मैं अपनी नौकरी पर आ गई। मैं कार्यालय जाकर फाइलों के निस्तारण और अन्य काम निपटाने में व्यस्त हो गई। मे आई कमिंग मैडम? सहसा मेरे कार्यालय के दरवाजे से किसी पुरुष ने मुझसे पूछा। मैंने दरवाजे की ओर देखा, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे सौम्य, तुम मेरे कार्यालय में? मैं पहचान गई थी, सौम्य मेरे साथ ट्रेनिंग में था, बस 1 वर्ष ही तो हुआ है। मेरी स्मृतियों से वो विस्मृत कैसे हो गया? सोचते सोचते मैंने सौम्य को आने के लिए कहा और कुर्सी पर बैठने के लिए संकेत किया। तो तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया? मैंने पियून को चाय और साथ में कोई बढ़िया सा स्नैक्स लाने के लिए कहते हुए सौम्य से कहा। तुम्हारा पीछा तो मैं ही नहीं करना चाहता, बल्कि सरकार भी यही चाहती है, कहते हुए सौम्य हंस पड़ा। ओह, तो तुमने यहाँ ज्वाइन कर लिया? मैंने आश्चर्य से पूछा। कैसे ज्वाइन कर लूँगा जब तक मेरी बॉस मुझे ज्वाइन नहीं कराएगी? आप पहले से यहाँ हैं तो सीनियर हो गई ना बॉस, कहते हुए सौम्य मुस्कुरा पड़ा। यहाँ ट्रांसफ़र लिया तुमने? ये शहर तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, कार्यालय के दस्तावेजी रजिस्टर पर सौम्य को ज्वाइन कराते हुए मैंने कहा। ट्रांसफ़र कौन लेना चाहता है इतनी दूर? नौकरी आवश्यक है, जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ जाना ही पड़ता है। आप भी तो अपने घर से इतनी दूर इस शहर में मेरी बॉस बनकर मिलेंगी, बिल्कुल अनुमान नहीं था, कहते हुए सौम्य इस बार हंस पड़ा। पियून चाय और स्नैक्स लेकर आ गया, हम चाय पीने लगे। इस कार्यालय में 2 ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए, कहकर मैं हंस पड़ी। 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो विकास कार्यों में तीव्रता आएगी, सौम्य ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। सौम्य की बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर स्वीकारोक्ति दी। सौम्य के कार्यालय का कक्ष मेरे कार्यालय की दूसरी मंजिल पर था, अतः आते जाते समय यदाकदा सौम्य से मुलाकात हो जाती। साप्ताहिक मीटिंग के दौरान भी उससे मुलाकात हो जाती। कभी कभी हम कुछ देर और बैठकर ट्रेनिंग के समय की कुछ यादें ताज़ा कर लेते, भविष्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते। बस इसी प्रकार 6 माह निकल गए। एक दिन सौम्य मेरे कार्यालय कक्ष में आया। उस दिन वो कुछ उदास सा था। आओ बैठो, उसे देखते मैंने कहा। सौम्य चुपचाप बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? आज थोड़े उदास लग रहे हो, सब ठीक है? अपनी फाइलों का निस्तारण करते करते मैंने पूछा। तुम काम कर लो, तब तुमसे बातें करता हूँ, सौम्य ने कहा। लो, हो गया मेरा काम, अब बताओ मेरे कार्यालय में रहते हुए तुम्हें कौन परेशान करने लगा है? मैंने अंतिम फाइल बंद करते हुए सौम्य से कहा। कार्यालय की बात नहीं है, मेरे परिवार की बात है। अभी पिछले अवकाश में घर गया था तो पता चला माँ मेरे विवाह के लिए बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कुछ लड़कियां भी देखीं जो उनके अफसर लड़के के हिसाब से उपयुक्त नहीं लगीं। अब मम्मी को लड़कियां ठीक नहीं लग रही हैं तो उसमें मैं क्या करूं, कहकर सौम्य चुप हो गया। बस इतनी सी बात? मेरे बारे में कभी सोचा है मेरे माता पिता पर क्या गुजरती होगी? जब मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी तब से ही वो मुझसे विवाह कर लेने के लिए कह रहे थे। किसी प्रकार नौकरी पाने तक के लिए उन्हें रोका। मेरी और तुम्हारी उम्र लगभग बराबर होगी, मैंने सौम्य से कहा। नहीं, तुम मुझसे 2 वर्ष छोटी हो, सौम्य ने ऐसे कहा जैसे बहुत बड़ा कोई भेद खोला हो। ओहो, तो मेरे बारे में सब पता कर लिया है। तो अब बताओ कि मेरे घर वाले विवाह के लिए मुझे किस प्रकार कहते होंगे? मैं घर वालों के उन प्रश्नों का सामना कैसे कर रही हूँ? एक बाधा ये कि बड़ा अफसर, दूसरी बाधा ये कि रंग सांवला है।
मैंने मुस्कुराते हुए सौम्य से कहा। क्या बहुत बड़ी अफसर हो ये तो मैं मान सकता हूँ, किंतु सांवली हो जो कि बुरा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत ही प्यारा स्किन कलर है तुम्हारा, चैत्र माह में पकी हुई सुनहरी बालियों से निकले हुए गेहूं के रंग जैसा। मुझे ऐसी डस्की स्किन वाला कॉम्प्लेक्शन बहुत पसंद है। सौम्य ने ऐसे कहा कि मैं जो इन बातों से प्रभावित नहीं होती थी, थोड़ी सी शर्मा गई। तुम्हें तुम्हारे लेवल की लड़की नहीं मिल रही है और मुझे देखकर लड़के भड़क रहे हैं कि बड़ी अफसर है, कहीं उन पर ऑर्डर न चलाने लगें, मैंने सौम्य से कहा। मेरी बात सुनकर सौम्य मुस्कुरा पड़ा। चलो हम लोग आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लेते हैं। सौम्य को मुस्कुराते देखकर मैंने कहा और अपनी बात पर हंस पड़ी। ये नहीं हो सकता, मैं कुछ सोच रहा हूँ, सौम्य ने कहा। बताओ क्या सोच रहे हो, मैं भी कुछ उसी प्रकार सोचूं, मैंने कहा। क्यों ना हम विवाह कर लें, तुम्हारे लिए भी सही रहेगा। सांवली लड़की से विवाह कर मैं उस पर कुछ उपकार कर दूंगा, सौम्य ने कहा। अच्छा अब चलता हूँ, आवश्यक काम करना है, शीघ्र दोबारा मिलता हूँ, सौम्य ने कहा और चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। इतनी शीघ्रता थी और अपनी ही बात करनी थी तो आया क्यों? मन ही मन मैंने सोचा और काम में लग गई। 5 बजे कार्यालय से बाहर निकलते समय मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही थी कि मेरी दृष्टि सौम्य की गाड़ी पर पड़ी। वो भी घर जाने के लिए निकल रहा था। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मैंने भी उसे देखा और हम अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। कल दूसरा शनिवार था। मैं आज ही शाम को घर के लिए निकल पड़ी। घर में शाम का भोजन कर हम सब बैठे बातें कर रहे थे कि मम्मी की वही चिंता, 2 और फोटो आए हैं लड़कों के, अब इन्हीं में से कोई शादी के लिए कोई लड़का पसंद कर लो। दोनों अच्छे परिवार से और दोनों अच्छी नौकरी में हैं, कहते हुए मम्मी ने 2 फोटो मेरी ओर बढ़ा दिए। ठीक है, इनमें से एक लड़के को कल सुबह बुला लो, मैं उसे और वो मुझे देख लें, एक फ़ोटो मम्मी की ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा। अगले दिन एक लड़का अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर आया। लड़का और उसका भाई दोनों देखने और बातचीत में विनम्र और अच्छे लगे। मेरे बारे में मम्मी ने बता दिया होगा, तुम अपने बारे में मुझे बताओ, मैंने उस लड़के से पूछा। उसने बताया कि वो राज्य सरकार के एक विभाग में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। लड़का मुझे शर्मीला और शालीन लगा। अच्छा ये बताओ कि मैं तो तुम्हें पसंद हूँ, मैंने लड़के की राय जाननी चाही। जी बहुत, उसने अपने भाई की ओर शर्मा कर देखते हुए कहा। मैं आपको देखने के लिए कई बार आपके ऑफिस जाता रहता हूँ, लड़के ने थोड़ा झेपते हुए कहा। अच्छा भैया तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि पापा इतने रिश्ते लाते हैं और कोई भाभी पसंद क्यों नहीं आती, उसके छोटे भाई ने चुहल करते हुए कहा। ठीक है, 1-2 दिनों में फ़ोन करती हूँ, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैंने कहा। अगले दिन मुझे भी प्रातः शीघ्र निकलना था ताकि समय से कार्यालय पहुँच जाऊँ। ठीक है, मुझे आपके फ़ोन की प्रतीक्षा रहेगी, कहकर वो लड़का भी जा चुका था। मैं सुबह 4 बजे तक घर से निकल पड़ी। कार्यालय पहुंचकर मैं काम में व्यस्त हो गई। लंच के समय सौम्य मेरे कमरे में आ गया। लंच करोगे, मैंने सौम्य से पूछा। जरूर करूँगा, सौम्य ने कहा। मैंने 2 प्लेटों में लंच लगवा दिया। मैंने अपने घर में विवाह की बात की। मैं उसकी बात सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। अरे भाई, आश्चर्य क्यों हो रहा है, तुम्हारे और मेरे विवाह की बात, सौम्य ने कहा। तो, मैंने कहा। उनको तुम्हारे डस्टी कलर से ऑब्जेक्शन था। मैंने कहा कि सांवली है तो क्या हुआ, मेरे बराबर की पोस्ट पर है, मेरे बराबर कमाती है, तब घर वाले मान गए। सौम्य ने ऐसे कहा जैसे वो मेरे ऊपर सचमुच कोई उपकार कर रहा हो। ओह, बड़ी कृपा की जो मान गए। लंच का समय ख़त्म हो गया। अब तुम अपने कक्ष में जाओ और हाँ, बिना मुझसे पूछे कोई निर्णय नहीं लेना। जाते हुए मैंने सौम्य से कहा। मम्मी, कल जिस लड़के से बात हुई थी, आर्यन नाम था उसका, उसे फ़ोन करके बता दो कि 2 माह बाद पड़ने वाली पहली शुभ लगन में वो विवाह की तैयारी करे, और आप भी। सौम्य के जाते ही मैंने फ़ोन मिलाकर माँ से कह दिया। समय कितनी शीघ्र व्यतीत होता है, मानो पंख लगाकर उड़ता जा रहा है। मेरे विवाह की तिथि समीप आ गई। सौम्य, ये लो मेरे विवाह का कार्ड, आना अवश्य। मेरा पति सांवली लड़की से नहीं बल्कि जिससे प्रेम करता है उससे विवाह कर रहा है, सौम्य को कार्ड देते हुए मैंने कहा। कार्ड देकर मैं सौम्य के कक्ष से बाहर आ गई। कार्यालय के शेष कर्मचारियों को मैंने पेयों द्वारा कार्ड भिजवा दिया। सौम्य को कार्ड देने में स्वयं इसलिए गई ताकि वो सांवली लड़की के चेहरे पर दीप्त आत्मविश्वास को देख सके। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी मगर सांवली सी। आशा है
कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।